मुगलपुरा की हदूद में एक कत्ल होता है, एक अनीका शौकत नामी औरत का। ये औरत जो है वो 4 साल पहले जुनैद नामी शख्स के साथ, जो मुगलपुरा का ही रिहायशी है, इसके साथ उसकी शादी के बंधन में बनती हैं। अब स्टोरी कुछ इस तरह है कि जनाब इनकी होता है कत्ल, जो मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ससुरालियों ने और हस्बैंड ने कोई खर्चे, घरेलू मामलात की वजह से, जनाब घरेलू झगड़े की वजह से इन पे तशद्दुद किया, और वो तशद्दुद इतना शदीद था कि इनको सर के ज़ख्म आए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है कि मुबैना तौर पे जो ससुरालियों ने जुल्म किया, तशद्दुद किया, उसकी वजह से इनके छाती, इनके दिल के करीब जो ज़ख्म आया और वो जो खून जमा हो चुका था और सर पे जो चोट आई, उसकी वजह से जो है वो मौत की वजह बनी। खैर, अंदर स्टोरी आपको एक लिंक कर दूँ। आपको याद होगा सियालकोट डस्का से जो ताल्लुक़ रखने वाली ज़हरा, जिनकी अपनी सगी खाला ने अपनी बहू, अपनी भतीजी, भांजी का जो है वो खुद टुकड़े-टुकड़े करके बड़ा वहशियाना कत्ल किया था, जिसमें उनकी अपनी बेटी, अपना नवासा और अपने 2 रिश्तेदार नवीद और मुबैना तौर पे कहते हैं तनवीर नामी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स भी शामिल थे। अब इस सब में आप स्टोरी का लिंक इस तरह है कुछ कि ये तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी रीज़न्स। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली चीज़, माशरे में कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ कि जो तलाक का मामला और यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है, तशद्दुद का, घरेलू झगड़ों का जो ताल्लुक है, वो 3-4 चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं, जिनकी वजह से ये इस नौबत में इंसान आता है। वो सबसे पहली बात जो है, वो मैं एक लिंक कर दूँ कि एक तो है नफ़रत का एलिमेंट, अदम बर्दाश्त। दूसरा, सबसे पहली बात उसमें ये लिंक कर दें कि आपका जितनी डिमांड्स हैं, सबसे पहले अगर आप डिमांड्स पे बात करें, डिमांड्स, रिक्वायरमेंट, डिज़ायर्स पहले अगर आप फुलफ़िल कर दें, उसके बाद फिर जो ख़ानदान वालों को जो है वो ससुरालियों को फिर आदत पड़ जाती है। ये तो है एक पहलू। और फिर जब आप उसमें मेयार पे पूरा उतरते, तो फिर क्या होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तशद्दुद होता है। फिर इसी तरह जनाब कभी खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है, कभी छत से बाहर फेंक दिया जाता है, कभी आग लगा दी जाती है, कभी जनाब टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी आपके जो है वो तकिया रख के आपका जो है वो आपको कत्ल कर दिया जाता है, कभी आपको जनाब वो गायब कर दिया जाता है, बोरी बंद लाश में नालों में फेंक दिया जाता है। ये एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है आपका अपना, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हमारे माशरे में एक सराहत कर गया है, जिसकी सबसे बड़ी बुनियादी रीज़न जो है वो हमारा सोशल मीडिया का जो कारोबार है, गंदा धंधा है, या सोशल मीडिया का जो है वो गैर कानूनी और नाजायज़ इस्तेमाल है। और जो माशरे में ये जो बदकारी, इसमें जो फ़हश और यानी और इस तरह के जो माशरे में इवल जो बुराइयाँ एग्ज़िस्ट करती हैं, तो और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट या आपकी अपने मुताबिक जो रिक्वायरमेंट, दिमाग के मुताबिक एक फ्रेम आपने सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर वो फुलफिल नहीं होती, तो आप इस तरफ माशरे में जाते हैं और उसके बाद तलाक का सबब बनता है या लड़ाई झगड़े का बनता है, और वो भी आखिर में अदम बर्दाश्त की वजह से कत्ल व गारत हो जाती है। तीसरा है आपकी अपना एक एलिमेंट, जो कि फीमेल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा है, जो कि मैं लिंक करूँगा, कोट करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, मेरा यहाँ पे किसी को हर्ट करना मुनासिब नहीं है, मकसद नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कोट है, कोटेशन है हदीस का, कि जहन्नुम में जो सबसे ज़्यादा हैं वो फीमेल हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो नाशुक्री और उनकी ज़ुबान है। वो कहते हैं ना कि अपनी ज़ुबान पे काबू रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक सिफ़्त जो है ना वो सिर्फ मर्द के लिए है, वो जनाब फरिश्ता हो गया। बात यहाँ पे है कि एक ज़ुबान का एलिमेंट वो वाहिद एलिमेंट है कि कोई मर्द यही नहीं है कि डायरेक्ट आते साथ जनाब घर में आए कि जनाब बेगम इधर आओ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारना है, या डंडों से वो जो है उसके ऊपर तशद्दुद स्टार्ट कर दे। उससे पीछे जनाब वो रीज़न्स होती हैं, वो एक लावा होता है, वल्काना होता है, वो जो फटता है ना, तो फिर जनाब वो अदम बर्दाश्त की वजह से जनाब हाथ उठता है, या आपकी ज़ुबान दराज़ी की वजह से जनाब वो आपके हाथ उठता है। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं पे भी शौहर हो या बीवी हो या ससुराली हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता कि वो वायलेंस पे आए, तशद्दुद पे आए या हाथ उठाए। ये कहीं पे भी हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन आपको जितनी माशरे में इस तरह के केसेस मिलेंगे, उस सब के, जैसे मैंने अभी अनीका शौकत वाला केस आपको बताया, मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि जनाब खर्चे की वजह से झगड़ा हुआ, सारे एलिमेंट आपको इसके गिर्द ही घूमे मिलेंगे। आपकी इस जुबान वाले एलिमेंट से, आपके सोशल मीडिया वाले मामलात से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मामलात पे, आपकी जनाब वो अदम बर्दाश्त, पैसा, फुलफिल डिजायर, रिक्वायरमेंट जब वो नहीं होती, तो फिर आप इसी नहज पे आ जाते हैं कि जनाब जुबान दराजी भी फिर होती है, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर जनाब कत्ल गारत भी होती है। अब देखिए, एक बच्चा जो अपना आपका बेटा सगा, आप तब माँ है और जैसे ही आप सास बनी है, वो बच्चा अगर अपनी बीवी के अकाउंट में पैसे भेजता था, मिलते तो आपको ही थे ना। वो ये तो नहीं करती थी कि अगर उसको लाख आता था तो वो आपको 40,000 देती तो आपको पूरे पैसे थी। लेकिन ये जो नफरत वाला एलिमेंट है, कंपैरिजन वाला एलिमेंट है, कि आपको औरत के साथ ही मिलेगा। यानी अगर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मर्द ने जनाब किसी औरत का घर उजाड़ा है, ये मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, तजर्बा में, अपनी नाकिस राय में, बादल नजर में, हर जगह पे आप साबित शुदा है कि औरत ने औरत का घर बर्बाद किया है। तो ये मेरा सिर्फ वीडियो का रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि सबसे पहले अपने अंदर जो है ना वो डायलॉग्स वाले मैटर को एक पॉजिटिव पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ डील करना सीखें। और इस नहज से पहुंचने से पहले अगर आपको पहला ही शुबा होता है कि ये बंदा डिमांडिंग वाला, डिजायर वाला है, या ससुराल वाले ऐसे हैं, तो आपको आपको कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे बंदे से किसी से शादी में अपने बंधन में बांधने की। और तीसरी बात,
आपको ये कहना कि जनाब वो आपको दोनों तरफ से एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो है ना एलिमेंट वो आपको फ़रोग़ देना होगा, प्रमोट करना होगा, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल कहते हैं ना, औरत ही जन्नत बनाती है घर को, वही वही जहन्नम बनाती है। वही सबसे बड़ी जो है परवरिश वाला एलिमेंट है, और वही जो है वो अगर चाहे तो वो गरीब को भी अमीर बना दे, फ़कीर को भी बादशाह बना दे, और बादशाह हो तो उसको भी फ़कीर बना दे। तो ये आपका अपना एक किरदार है। मैं इसमें फिर दोबारा कहता हूँ, इसमें यहाँ पे ये किरदार कहीं नहीं है कि जनाब मर्द को जनाब वो कोई इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% जो रोल है वो औरत का है, क्योंकि उसी ने सारी चीज़ों को सेटल करके आपके साथ कंप्रोमाइज करके कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके लेके चलना होता है, आपकी नस्ल को संवारना होता है। तो इसमें इस कत्ल के पीछे भी हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, पूरे इंसाफ के पैराए पे अमल करते हुए सजा मिलनी चाहिए। जिस पहले इसको कहते हैं कि बाकायदा तौर पर इसको जनाब एक आम तबी मौत जनाब डिक्लेयर करवाया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम में ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि तशद्दुद से मौत हुई है, और दिल के करीब जो जख्म और चोट आने से ये मौत वाक़या हुई है, और सर पे भी जो चोट लगी इस हुई है। ये माशरे में इसको रोकने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग जो कानून साजी करनी होगी, उसमें अमल दरामद करवाना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, एजुकेट करना होगा लोगों को। इसी दौरान एक और चीज़ आपको एक और बता दूं, जो उस दौरान वो हुआ, जो लोग गिरफ्तार हो गए डस्का वाले वाक़े में, उसको भी करार वाक़े जो है वो सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक वो माशरे में एक मिसाल कायम हो जाए कि यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा रोल अदा करे, लेकिन प्रॉपर पूरे इंसाफ के पैराए पे अमल करते हुए। अब आ जाए जनाब फैज़ हमीद साहब के ट्रायल पे। फैज़ हमीद साहब जिनको 4 चीज़ों की वजह से जनाब उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, और उसमें 4 जो है चार्जशीट में 4 बुनियादी वजूहात हैं जो चार्जशीट में हैं। वो एक ये है कि रियासत का जनाब जो उनका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बुनियादी जो मुफ़ाद आमा जो उसका बेनिफिट, उसको जनाब हर्ट करना, डॉज करना, उसकी जनाब वो तबाही करना, उसमें साबित मददगार साबित होना, सियासी और अपने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा। दूसरा तीसरा आपका जनाब जो अपने अपने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करना, और लोगों के खिलाफ जनाब गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, उनको नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अब इसमें सबसे बड़ा जो है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। अगर आप हाफिज साहब के ऊपर जो चैलेंज है सबसे बड़ा, आपने वो एक अमल तो करवा लिया फील्ड कोर्ट मार्शल का, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज और मिसाल कायम करने के लिए, इंसाफ के लिए, कि ये अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर एक आम शहरी के लिए है, तो ये एक फौज के रियासत के एक आम बंदे की बात नहीं हो रही है, एक अहम बंदे की बात हो रही है, जो इंतहाई ताकतवर शख्स DGISI के मनसब पे फाइज रहे हैं, और उनके पास रियासत की बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत से राज हैं। अगर उस बंदे ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है, तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ है, और इसके मुताबिक हमारी बादल नजर में नाकिस राय के मुताबिक, जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सजाए मौत के मुर्तकिब ठहरे हैं। अब रियासत को चाहिए, उसका फैसला है कि उनको सजाए मौत देती है, और जो सजा जनाब फैज हमीद साहब को मिलेगी वही न्याजी इमरान अहमद न्याजी साहब को, क्योंकि मुबैना तौर पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट और गठजोड़ था वो इमरान न्याजी साहब का फैज हमीद के साथ था, और सारी तरह फैसिलिटेशन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद भी और उससे पहले भी मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली बिल वास्ता बिला वास्ता उनके कॉन्टेक्ट थे, और कहते हैं अभी भी। इमरान अहमद न्याजी साहब को भी जनाब अब मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अपनी नाकिस राय के मुताबिक, अपने एनालिसिस के मुताबिक बादल नजर में इनको भी फौजी तहवील में कुछ दिन में ही दे दिया जाएगा, और इनके साथ भी वही सलूक होगा जो फैज हमीद साहब के साथ होगा, उनका भी उसी तरह ट्रायल होगा। क्योंकि देखिए, एक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला, एक है इंतशार बदअमनी, और जो सोशल मीडिया के थ्रू भी फैलाएगी 9 मई वाले पुरतशद्दुद वाकयात में बदअमनी, इंतशार, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, अपनी ही स्टेट के खिलाफ बगावत वाला एलिमेंट। तो ये जो रिबेलियन वाला मामला है, जो म्यूटनी वाला मामला है, ये कोई इतना सूखा काम नहीं है, इतना कोई आसान काम नहीं है। तो इस वजह से जो मेरी अपनी राय है, अपना जो एक इन्फॉर्मेशन, अपना जो एक एनालिसिस है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को भी जनाब हैप्पी न्यू ईयर का जनाब उससे पहले ही एक बड़ा सरप्राइज PTI को मिल जाएगा, और इसमें इनको वही सजा होगी जो फैज हमीद साहब को हुई है। क्योंकि देखें, जो आलाकार हैं, सहूलतकार हैं, यहाँ किसी तरीके से भी आर्टिकल 6 का जो मरतकब ये तो हुए हैं, उसके मुताबिक अपने मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो इनकी अपनी अपेरेंटली जो चीज़ें नजर आ रही हैं, प्रिंसिपली तो ये उसके ऊपर लगती हैं। तो अगर सजाए मौत का फैसला होता है, तो फिर इमरान अहमद न्याजी साहब से भी यही वाला मामले से निपटा जाएगा, और उनके खिलाफ भी यही चार्जशीट होगी, और उनको भी इसी के ही दरमियान जनाब इसी प्रोसेस से गुजारा जाएगा, और इनको पूरे अपने इंसाफ के पैराइज पर पूरे एक मुहैया किया जाएगा, कानून और इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे किए जाएंगे, पूरा एक राइट दिया जाएगा। लेकिन वादे नज़र में मेरे मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, इमरान अहमद न्याजी साहब भी इसी तकलीफ से गुजरेंगे जो उन्होंने कौम को पहुंचाई, रियासत के खिलाफ बगावत वाला एलिमेंट उन्होंने उजागर किया, जो उन्होंने जो इंतशार, फसाद, जलाओ गिराओ वाली सियासी मकासद के लिए जो अपनी ही फौज, अपनी ही रियासत के खिलाफ जो जहर उगला है, जो नफरत का बीज बोया, उसकी सजा उनको मिल जाएगी, और बिल्कुल कानून और इंसाफ के मुताबिक, बिल्कुल उसके मुताबिक ही फैसला होगा।